नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने आरओ पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड में भारत माता नामक पाठ की व्याख्या करने जा रही हूँ, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया है। उपसंहार भारत की खोज में लिखा गया है कि सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती हैं। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म सन 1890 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे ही रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार भी किया। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। यह पाठ जो लिया गया है हिंदुस्तान की कहानी से लिया गया है और उसका 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय जी ने किया है। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार है और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है, और यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का क्या मतलब है। यहाँ के करोड़ करोड़ लोगों की जय। अगर हम भारत माता की जय कहते हैं तो यहाँ के करोड़ करोड़ लोगों की जय कहते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि अपने छोटे आकार के बावजूद यह पाठ बहुत ही संक्षिप्त में है, परंतु इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण अत्यंत ही पैना है। उनकी रचनाएं कई हैं। मेरी कहानी, आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि ये उनके लेखों और भाषणों के संग्रह हैं। प्रस्तुत पाठ में भारत माता में भी बताया कि ये हिंदुस्तान की कहानी का ही एक अध्याय है। यहाँ पे नेहरू जी ने भारत माता के बारे में बताया है। नेहरू जी कहते हैं कि अक्सर मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। आगे कहते हैं वो भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। जलसा क्या है? जलसा का मतलब समारोह। नेहरू जी बताते हैं कि जब वह प्राय एक समारोह से दूसरे समारोह में जाते रहते थे, तो इन समारोह में वह केवल अपने सुनने वालों से अपने हिंदुस्तान
अर्थात भारत की ही चर्चा करते। वह कहते भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। संस्थापक क्या है? जो स्थापना करने वाले होते हैं। वे कहते कि मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सियाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। ग़िज़ा का मतलब खुराक या भोजन। मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि शहर के लोग, उनकी जो सोच थी, उनकी जो दृष्टि थी, उनकी जो बुद्धि थी, वह दूसरी तरह की थी, इसलिए उनको दूसरी ही तरह से समझाया जाने वाला था। और इसीलिए वो क्या करते थे, किसानों से, वो कहते हैं लेकिन किसानों से जिनका नजरिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। वह क्या बताते थे, अक्सर किसानों से उनका क्या मतलब था, महदूद का मतलब है सीमित, ठीक है। उनका नजरिया क्या होता है, बड़ा सीमित रहता है किसानों का। तो वो कहते हैं भारत का जिक्र जो है वह किसानों से उसी दृष्टि से करते थे और जो आज़ादी के लिए वे संघर्ष कर रहे थे उस संघर्ष के बारे में वह उन लोगों को बताते और यह भी बताते कि देश भले ही क्या है, अलग अलग है, लेकिन उसमें जो हिंदुस्तान है वह एक है। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा थे, मतलब एक समान थे। और स्वराज्य का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। स्वराज्य, वह जब स्वराज्य की चर्चा करते थे तो यह बताते थे कि वह थोड़े लोगों के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए फायदे का हो सकता है। वहाँ के कहते हैं कि मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से एक सवाल करते क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस ठड्डे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। वह क्या कह रहे हैं कि वह जहां भी जाते थे, उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, जहां भी वह गए हैं तो सभी जगह किसान उनसे एक ही प्रश्न करते थे और उनकी तकलीफें क्या थी, गरीबी की, कर्जदारी की, पूंजीपतियों के शिकंजे की, जमींदारों की, महाजन, कड़े लगान, यह सब जो कि सामान्य सभी लोगों की तकलीफें सामान्यतः एक ही थी और वह किसके द्वारा लगाई गई थी, विदेशी सरकार के द्वारा, और इसीलिए सभी को उससे छुटकारा प्राप्त करना था। तो मैंने इस बात की कोशिश की कि सारे लोग हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में जिसके हम एक जुज़ हैं। वो क्या कह रहे हैं कि मैं सभी लोगों को ये समझाने की कोशिश किया करता था कि हम जो इतने बड़े हिंदुस्तान के एक भाग हैं, अंश हैं, हमें इसके बारे में सोच रखनी चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कश्मकशों का जिक्र भी ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता, जो आश्चर्यजनक उसमें परिवर्तन होते रहते थे सोवियत यूनियन में। वह कहते हैं कि मैं उन लोगों को वह भी बताता रहता था कि क्या परिवर्तन हुआ है और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। यह काम आसान था लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने जिन्हें वे खूब जानते थे उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी। नेहरू जी कहते हैं कि जब वह सभी लोगों को समझाने की कोशिश किया करते थे या समझाते थे या उनसे वार्ता करते थे तो वो कहते थे कि जैसे मैं
मेरे मन में ये था कि वह लोग आसानी से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वैसा नहीं था, क्योंकि उनको समझाना मुश्किल भी नहीं था। और इसका कारण वो बताते हैं कि जो हमारे पुराने महाकाव्य और पुराणों की कथा कहानियां हैं, वे सब लोग इसके बारे में जानते थे और इस देश की कल्पना उन्होंने इस बारे में की थी। और हमेशा वे ऐसे लोगों से भी मिल जाते थे जिन्होंने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी और जो हिंदुस्तान के कोनों कोनों पर है। या वो कहते हैं कि हमारे पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में, जंग मतलब युद्ध, या अपने ढाओं के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। क्या बताते हैं नेहरू जी? नेहरू जी कहते हैं कि कभी कभी जब वह किसी समारोह में पहुंचते थे तो उनका स्वागत किससे किया जाता था? भारत माता की जय। तो मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता, वो आप लोगों से पूछते थे इस नारे से उनका क्या मतलब है, यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं? तो मेरे सवाल से उन्हें कौतूहल एवं ताज्जुब होता, उन्हें क्या बड़ा आश्चर्य होता, और वो कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जवान जाट ने, हट्टे कट्टे हुष्ट पृष्ठ मतलब उस जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, उसने जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनकी धरती, या जिले की, या सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। तो इस तरह सवाल जवाब सभी चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। जब नेहरू जी उनसे बार बार यह प्रश्न पूछते थे कि आप भारत माता की जो जय जयकार कर रहे हैं, भारत माता की जो जय बोल रहे हैं, उस धरती से आपकी किस धरती से आपका इससे आशय है? कि अपने हिंदुस्तान की धरती है, गांव की धरती है, या अपने प्राण की धरती है? तो लोग क्या करते हैं, जब कुछ नहीं समझ पाते तो एक दूसरे के मुंह की ओर देखते या नेहरू जी से इस बारे में पूछते। तो मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं। अजीज का मतलब प्रिय। क्या प्रिय है? अपने हिंदुस्तान के नदी और पहाड़ और जो जंगल हैं और जो खेत हैं जो हमें अन्न देते हैं, तो वह हमें क्या है? सभी बहुत प्रिय है। और आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग। वह उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान के लोग कौन हैं? उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय। भारत माता की जय से क्या मतलब है? जो इस भारत के अंतर्गत सभी लोग, करोड़ों लोग जो रहते हैं, उसकी जयकार से मतलब ही भारत माता की जय से है। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, तो एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। इस तरह से नेहरू जी बताते हैं कि वो किस तरह किसानों या सब जगह जाकर के, सभी जलसों में जाकर के अपने भारत के बारे में उनको समझाते रहते थे, किस तरह से कि भारत माता क्या है। और नेहरू जी इस बात को भी कहते हैं कि उनको समझाना बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं था, वह इस बात को आसानी से समझ जाते थे, क्योंकि उनको कई जगह पर, अनेक जगहों पर ऐसे लोग मिल जाते थे जो उनकी पुरानी परंपराओं से अवगत थे। इस तरह से आपने देखा कि नेहरू जी ने भारत माता का बहुत ही अच्छा वर्णन और यहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में, जबकि पूरा सभी लोग क्या चाहते थे? स्वराज्य चाहते थे। तो वह सभी जगह जाकर के अपने भारत के बारे में लोगों को समझाते रहते थे। और भारत माता की जय, जैसे कि अंत में बताया गया है,
उस भारत माता की जय से उनका तात्पर्य सभी भारत के रहने वाले करोड़ों लोगों की जय जयकार से है। बच्चों अपना अपना पाठ यहीं पे समाप्त कर देते हैं। नमस्कार।